नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जान रहे हैं कि टीजीटी की परीक्षा आपकी टल चुकी है। फिर से एक बार आपको टाइम मिल चुका है। जो लोग टीजीटी वाले हैं, सिर्फ टीजीटी, उनको लगभग 2.5 महीने का टाइम मिल चुका है। और जो लोग पीजीटी और टीजीटी दोनों दे रहे हैं, उनकी परीक्षा टीजीटी की अब पीजीटी के पीछे हो गई। मतलब पहले टीजीटी पहले था, पीजीटी बाद में था, अब पीजीटी पहले है और टीजीटी बाद में। तो शासन प्रशासन और आयोगों का ये हिसाब किताब चलता रहेगा, लेकिन हमको अपना धैर्य नहीं खोना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये नहीं मानकर चलना कि चलो अब तो फ्री हो गए। अगर फ्री हो गए जाएंगे तो बिल्कुल वो नहीं कहते हैं कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आप कितना भी आयोग 1 महीना 1.5 महीना अगर एग्जाम टाल रहा है, तो ये जान लीजिए ये इस मंशा से कि आपका दिमाग भटकाना चाह रहा हो। लेकिन आप निश्चित तौर पे अपनी तैयारी, हाँ, 1-2 दिन आराम कर लीजिए, थोड़ा सा 1-8 ठो बारात हो तो कर लीजिए उसको पास में, लेकिन फिर से उसी तरीके से लग जाइए। फिर मन बना लीजिए। हो सकता है 2-3% जिनके घर शादी विवाह रहा हो, वो लोग तैयारी नहीं कर पाए हो, अब वो खाली हो गए हैं तो एकदम तैयारी में लग जाए, तो आपके मेहनत पर पानी फिर जाए। तो आप उनसे भी अधिक तैयारी कर लीजिए। मतलब जो 2-4 प्रश्न आपके गलत हो रहे थे, 125 में 10 गलत हो रहे थे, ठीक है, 115 सही हो रहे थे या 20 गलत हो रहे थे, उस 20 को टटोल लीजिए कि ये गलत कहाँ से हो रहे हैं। फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। इसी को देखिए, सीरीज शुरू होने वाली थी 1 मई से, आज से, लेकिन अभी सीरीज 10 मई से शुरू होगी, क्योंकि बहुत दिन बचा है अभी। ठीक है, सीरीज करवाने से अच्छा है कि पहले टॉपिक वाइज जो निचोड़ सीरीज आपकी चल रही थी उसको पूरा कर लिया जाए, उसको कंप्लीट कर लिया जाए, नहीं तो आधी से वीडियो जाती है। ठीक है ना जी। कल एग्जाम आपका टल जाने की वजह से कोई वीडियो नहीं गई थी, एक वीडियो को सूचनार्थ गई थी। ठीक है जी, लेकिन आज से लगातार जाएगी। देखिएगा, आज अर्थशास्त्र का आपका लगा हुआ है, टॉपिक है मौद्रिक, क्या मौद्रिक अर्थशास्त्र, क्या मौद्रिक अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विचार करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने मिनट लगता है। आइए, पहला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम, आप जानते हैं ग्रेसम को? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ग्रेसम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, ग्रेसम कौन थे? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, सर थॉमस ग्रेसम इनका नाम था पूरी तरह से। और महारानी एलिजाबेथ अपने अर्थव्यवस्था से पुरानी मुद्रा को निकालना चाहती थी, उसकी जगह पर नई मुद्रा प्रचलन में लाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत घिस पिट गई थी। ठीक है, और उसका एक और कारण था कि नई मुद्रा भी हो जाएगी और पुरानी जो मुहरों की मुद्रा है, जो बहुमूल्य धातुओं की है, वो खजाने में आ जाएंगी। लेकिन जनता का जो मानसिक सिस्टम है वो हमेशा क्या करती है, नई मुद्रा को रख लेती है, उसकी जगह पे पुरानी मुद्रा हमेशा चलन में रहती ही है। तो यही मानसिकता काम की। हालांकि वो जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, 10 रुपया नया हो या पुराना, वो उतने ही महत्व का है, वो उतने ही महत्व का है। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लाइट के जाने की वजह से पूरा सिस्टम बैठने लगता है। ठीक है, तो वो 10 रुपया चाहे नया हो चाहे पुराना, उतना ही महत्व का होता है। लेकिन मनुष्य की जो फितरत है वो नई नोट को बाद में रखता जाता है, बाद में खर्च करता है। ठीक है, तो वही हुआ। तो इसी को ग्रेसम ने देखा जब पता लगाने के लिए कहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो वो जो अध्ययन में पाए तो कहें कि मैडम, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो यही है ग्रेसम का नियम। क्या है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, प्रत्याशा की लोच
इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस निम्नलिखित में से किसकी माप है? किसकी माप है? तो जल्दी से बताइएगा। वांछित वृद्धि दर का, प्रत्याशित निर्यात वृद्धि दर का, प्रत्याशित बेरोजगारी का नहीं, प्रत्याशित मुद्रास्फीति का। ये किसकी माप है? प्रत्याशित मुद्रास्फीति। प्रत्याशित मुद्रास्फीति का ध्यान दे लीजिए। जब आप मौद्रिक अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे तो ये सब स्पष्ट रूप से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो ध्यान दे दीजिए कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात की जाएगी, उसका संबंध किससे है? प्रत्याशित मुद्रास्फीति से। प्रत्याशित मुद्रास्फीति से। आगे कह रहे हैं कि एलएम वक्र का ढाल आपको बताया गया है। एलएम वक्र का ढाल धनात्मक होता है और आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये है एलएम वक्र और ये है आईएस वक्र। ठीक है ना जी? हाँ, तो कह रहे हैं एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है? एलएम वक्र का ढाल धनात्मक होता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? श्रम मांग फलन, उपभोग मांग फलन, उत्पादन फलन या मुद्रा मांग फलन। यदि तरलता जाल की बात करेंगे, इसका संबंध किससे है? मुद्रा मांग फलन से है। किससे है? मुद्रा मांग फलन। ध्यान ले दीजिएगा। तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप की बात हो रही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण बतलाने वाले थे। यह समीकरण किसका है? ठीक है, P बराबर KR अपान M। P बराबर KR अपान M। तो ये समीकरण किसका है? पीगू का है। ये समीकरण किसका है? पीगू का है। जब आप पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे तो आ जाएगा। अब यहां आपको अगर जानना है कौन सी चीज किस चीज को व्यक्त कर रही है, P किसको बताती है, P बराबर क्या है, तो आप जान लीजिए मुद्रा की क्रय शक्ति। P क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति है। क्या है? क्रय शक्ति। P बराबर क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। और K बराबर वास्तविक आय। वास्तविक आय। K बराबर क्या है? वास्तविक आय। R किसी वस्तु विशेष के रूप में प्रदर्शित कुल वास्तविक आय। R क्या है? किसी वस्तु के रूप में प्रदर्शित कुल वास्तविक आय। ये जब विस्तृत रूप में आप पढ़े होंगे तब निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। ठीक है। और यम बराबर है वैध मुद्रा। यम बराबर क्या है? वैध मुद्रा की प्रचलित मात्रा। वैध मुद्रा की प्रचलित मात्रा। पीगू का पूरी तरह से मुद्रा का परिमाण सिद्धांत पढ़ेंगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। P बराबर क्या होता है? KR अपान यम। KR अपान यम। कह रहा है कि देखिए फ्रीडमैन के समीकरण, अब देखिएगा ये फ्रीडमैन का समीकरण है MD अपान P इज इक्वल टू F ब्रैकेट RM RB RR 1 अपान P इंटू DP अपान DT YP डैश W डैश U। ये जो है किसका? फ्रीडमैन का समीकरण है। कभी कभी यही डायरेक्ट पूछ लेता है। यह किसका समीकरण है? फ्रीडमैन का समीकरण है। कह रहा है कि में कीमत स्तर में प्रत्याशित परिवर्तन की दर को कौन व्यक्त करता है? तो देखिएगा ये जो है यही कीमत स्तर में प्रत्याशित दर को प्रदर्शित करता है 1 अपान P इंटू DP अपान DT। समझ में आई बात? तो याद कर लीजिएगा। उसी तरह से ये उठा के रख दिया गया है, लिखने में समस्या होती। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के
मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? कीमत स्तर में वृद्धि होगी, कीमत स्तर में कमी होगी, मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक हो जाएगा। इस संबंध में यह नियम व्याख्या नहीं करता। तो इसकी जो बात कर रहे हैं, इस संबंध में यह नियम व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना जी? इस संबंध में बेरोजगारी से कोई मतलब ही नहीं मुद्रा परिमाण सिद्धांत का। समझ में आई बात? ये केवल बहकाने के लिए प्रश्न दे दिया गया कि आप उलझ जाए। कह रहा कि यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तब कीमत स्तर क्या होगा? सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, यदि सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तब क्या होगा? जब सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाएगा तब कीमत स्तर हो जाएगी। जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो कीमत स्तर भी दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी। ठीक, आगे कह रहे खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंश है? तो ये जान लीजिएगा, साख नीति का अंश है। किसका? साख नीति। आरबीआई इसको अपनाकर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करता है। आगे कह रहा कि मुद्रा परिमाण परिमाण है। परिमाण के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पाद y तथा मुद्रा m दोनों अपरिवर्तित रहे और k में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? k में वृद्धि हो जाए, y और m दोनों क्या हैं? अपरिवर्तित हैं। जल्दी से बताइएगा। तो क्या होगा? निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा, निरपेक्ष मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, सापेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा या सापेक्ष मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। इसमें निरपेक्ष मूल्य स्तर क्या होगा? गिर जाएगा। निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। ठीक है ना जी? कह रहा फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मतलब फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आगे क्वेश्चन और होगा। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना, ये पूरी तरह से क्वेश्चन है। सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए की जाती है कि अब पढ़िए, यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार की मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करेगा। यह मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानकर मुद्रा की मांग पर अधिक बल देता है। यह मुद्रा कहता है कि यह मुद्रा करता है कि मूल्य में अल्पकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण। यह मुद्रा के सिद्धांत के मूल्य में अल्पकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण है। यह कीमत स्तर पर अधिक बल देता है। नहीं, पहला सही होगा। यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करेगा। प्रश्न नंबर 11 ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा ऑप्शन जो सही से टाइप नहीं हुआ है वो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, लेकिन इसका आंसर क्या है? पहला। आगे कह रहा है कि यदि 100 संतरे 5 रुपए प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा कितनी है? 125 रुपया है, तो बताइए कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा। अब आप देखिए कितने हैं? 100 संतरे हैं, 5 रुपए की दर से है। कितना? 5 रुपए की दर से। तो 5 रुपए की दर से मतलब क्या हो जाएगा? 500 के संतरे हो जाएंगे। कितने? संतरों की कीमत कुल 500 हो जाएगी और कुल मुद्रा की मात्रा कितनी? 125। 125 से अगर काटेंगे तो 4 बार आएगा। कितनी? 4 बार। मतलब प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा? तो 4 बार हाथों से गुजरेगा। कितनी बार?
4 बार हाथों से गुजरेगा। ये सवाल mv बराबर pt से भी लग सकता है, ठीक है, mv बराबर pt, mv बराबर pt से भी लग जाएगा आराम से। v ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना v, तो v बराबर क्या होगा pt अपान यम, ठीक है, pt अपान यम। अब देखिएगा p मतलब प्राइस कितना है 5 रुपया और टोटल मात्रा कितनी है 100 संतरे की, यम कितना है कुल मुद्रा की मात्रा 125। तो देखिएगा इसको करेंगे तो 500 बटे 125 होगा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये फिशर का समीकरण है mv बराबर pt, जिसमें यम को छोड़कर सभी स्थिर रहते हैं, यम ही गतिमान है। आगे कह रहे कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में क्या होता है। मुद्रा की पूर्ति और उसकी कीमत स्तर में कौन सा संबंध होता है, जल्दी बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा संबंध है, धनात्मक आनुपातिक संबंध है, ठीक है, धनात्मक आनुपातिक संबंध, धनात्मक अनानुपातिक नहीं, धनात्मक आनुपातिक संबंध, धनात्मक और अनुपातिक संबंध। जैसे मुद्रा की अगर पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही बात, धनात्मक, एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत स्तर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। कह रहे फिशर के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या किस समीकरण से की गई है, तो अभी मैंने बताया mv बराबर pt, mv बराबर pt, ठीक है। आगे रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान, उपज की कीमत अगर बढ़ेगी तो लगान बढ़ जाती है, ठीक है, लगान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रिकार्डो का ही मानना है, रिकार्डो का ही कथन है कि लगान हमें इसलिए नहीं दी जाती, लगान हमें इसलिए नहीं दी जाती, ठीक है, कि भूमि की कीमत अधिक है, बल्कि लगान हमें इसलिए दी जाती है कि वह उत्पादन की कीमत अधिक है। मतलब समझ में आई बात। जैसे उन्होंने कहा है कि अन्न की कीमत इसलिए नहीं ऊंची है कि लगान दी जाती है, बल्कि लगान इसलिए ऊंची है क्योंकि अन्न की कीमत ऊंची है। लिख लेंगे इसको, अन्न की कीमत इसलिए ऊंची, स्टेटमेंट ही कभी पूछ देता है, ऊंची, अन्न की कीमत इसलिए ऊंची नहीं है क्योंकि लगान दी जाती है, बल्कि अन्न की उल्टा है, अन्न की कीमत ऊंची है इसलिए लगान अधिक दी जाती है। समझ में आई बात, दी जाती है मतलब लगान जो है वस्तु की कीमत का परिणाम है, ठीक है, वस्तु की कीमत लगान का परिणाम नहीं है, इसका मतलब ये सीधा सीधा आप जानिए। अगला है कि मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत का संबंध क्या है। मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत का संबंध है, सामान्य कीमत स्तर से सीधा संबंध है, सामान्य कीमत स्तर से स्वतंत्र संबंध है। मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से, मुद्रा का मूल्य यदि बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत घटेगी। समझ में आई बात, यानी विपरीत संबंध पहला सही है। मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ता है तो वस्तु की कीमत अपने आप क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है, ये जान लीजिए, विपरीत संबंध है।
आगे कह रहा फिशर के समीकरण में यम स्थिर है, पी स्थिर है, पी तथा यम स्थिर है, यम पी बी स्थिर है। जल्दी से बताइएगा क्या स्थिर है। तो इसमें यम स्थिर है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। क्या यम, बाकी बी पी टी ये सब अस्थिर चर है। फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो मूल्य होगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मात्रा बढ़ जाएगी तो मुद्रा की कीमत अपने आप घट जाएगी। अगला, यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप, वो प्रश्न फिर दोहरा दिया गया कि बेरोजगारी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। आगे, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल्य स्तर में वृद्धि को इससे जोड़ा जाएगा, उत्पादन में वृद्धि से, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, मुद्रा पूर्ति में कमी से। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब एक बार दीजिएगा। हाँ, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल्य स्तर में वृद्धि को इससे जोड़ा जाएगा, किससे? मूल्य स्तर में, किसी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, अगर मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि मुद्रा की पूर्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना जी। आगे स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती है। स्टैगफ्लेशन, यह असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न पूछा गया था। विस्फीत एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी, विस्फीत एवं बढ़ता हुआ रोजगार, सतत मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी, ये सही है अधिक, ठीक है। आगे है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। ये कथन किसका है? पहचानिए, अगर आपने पढ़ा है पहचानिए ये कथन किसका है। तो ये मिल्टन फ्रीडमैन का है। किसका है? मिल्टन फ्रीडमैन, यम फ्रीडमैन। आगे कह रहा है कि फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध, द्रव्य तथा कीमतों के बीच विपरीत संबंध, द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध तथा द्रव्य एवं कीमतों के मध्य विपरीत एवं आनुपातिक संबंध। क्या बताता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। तो द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को बताता है। प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, उस पर अलग से वीडियो डाला जा सकता है, ठीक है जी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण में मुद्रा यम एक प्रवाह चर है? यम एक प्रवाह चर है। यम बराबर यम बी बराबर पीटी, यम बी बराबर पीटी, यम प्रवाह चर पहले में ही, बाकी सब बी पी टी ये सब स्थिर चर हैं। ये क्या है? स्थिर चर है। यम एक प्रवाह चर है। ये है फिशर का समीकरण। किसका है? फिशर, फिशर का समीकरण 24 नंबर 24, ठीक है। अब अगर यहाँ देखिए समीकरण, ये अलग अलग व्यक्तियों का समीकरण है। अगर ये देकर समीकरण पूछ दे यम बराबर पी के टी, यम बराबर पी के टी पूछ दे तो यह किसका है? यह रॉबर्टसन का है। रॉबर्टसन, ठीक है। यम बराबर के आर अपान पी, अभी ये समीकरण गया है। जल्दी से बताइएगा ये किसका है? तो यह है पीगू का। किसका है? पीगू का। और यम बराबर के वाई प्लस के डैश ए, यह किसका है? तो यह है मार्शल का। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ चारों समीकरण आप जान गए। यम बी बराबर पी टी फिशर, यम बराबर पी के टी कौन? रॉबर्टसन, यम बराबर के आर अपान पी पीगू, यम बराबर के वाई प्लस के डैश ए मार्शल का है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए आ सकता है। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण
मार सिद्धांत में फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है। फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है, जल्दी बताइएगा। देखिए फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए कोई ऐसा समीकरण इसमें दिख रहा है जो फिशर का समीकरण है, तो हाँ ये ठीक है, B बराबर PT अपान M, यही फिशर का विनिमय समीकरण है, विनिमय समीकरण। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यही अभी आपने लिखा था PT अपान M। कह रहे मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पादन Y तथा और मुद्रा M दोनों अपरिवर्तित रहे और K में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? K में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, तो होगा निरपेक्ष मूल्य स्तर में गिरावट आ जाएगी। निरपेक्ष मूल्य स्तर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आगे देखिएगा। कह रहा निम्न समीकरणों में निम्न कारकों में से किस एक का प्रभाव मुद्रा प्रचलन के वेग को प्रभावित नहीं करता है? मुद्रा की मात्रा, व्यापारिक फर्मों की बिक्री हेतु लागतें, ऋण सुविधाएं या व्यापारिक परिस्थितियां, जल्दी से बताइएगा। तो प्रभावित नहीं करता, प्रभावित 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसमें मुद्रा की मात्रा ध्यान से पढ़कर तब जवाब दीजिएगा। प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना जी, मुद्रा की मात्रा। आगे कह रहा फिशर का मूल समीकरण क्या है? MB बराबर PT, MB बराबर PT। देखिए समीकरण थोड़ा सा उलट पुलट के पूछा गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। MB बराबर PT करिए या PT बराबर MB करिए, दोनों बात सही है, ठीक है। यह फिशर का मूल समीकरण है। आगे देखिएगा, मुद्रा के मूल्य का अर्थ मुद्रा की इकाई वह शक्ति है जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सकती है। क्रय शक्ति वस्तुओं की वह मात्रा जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय प्राप्त होती है। उपयोग सभी। 30वें नंबर का जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो तीनों बातें हैं तीनों अपनी जगह पे सही हैं, यानी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। मुद्रा का मूल्य, जिस तरह से वस्तुओं की कीमतें तय होती है उसी तरह से मुद्रा का मूल्य भी तय होता है। ज्यादा मुद्रा छप जाएगी तो उसका मूल्य घट जाएगा। जो भी चीज ज्यादा हुई उसका मूल्य घट गया। एक जमाना था दादी दादा का, जब लोग बताते थे कि नौकरियां देने के लिए लोग ढूंढते थे, क्योंकि तब पढ़े लिखे कम हुआ करते थे। आज नौकरी पाने के लिए पूरी जवानी इलाहाबाद से लेकर लखनऊ कानपुर तक समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक कौन भाई, जल्दी से बताइएगा। तो इसके प्रमुख प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है ना जी, हाँ, कौन है? तो मार्शल है। कौन है? मार्शल, ठीक है। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन किससे मिल जाता है? ब्याज की तरलता, अधिमान सिद्धांत। तरलता जो है ये तुरंत जोड़िए किन्स से, यानी ए में 2 कहीं दिख रहा है, 2 जगह, यानी इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। आप दोनों में से ए और सी में से कोई सही है। देखिए अर्थ का परिमाण सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। डी में 4, डी में कहीं 4 है, डी में 4, बहुत अच्छा, ये सही हो गया, ठीक है। डी में 4, डी में 4 ही मिला दीजिए यही। अब देखिएगा बी में 1 फिशर, मुद्रा का परिमाण, अर्थ या मुद्रा। अब
व्यापार चक्र का सिद्धांत सैमुअलसन, अपने आप सारी चीजें मिल गई। ठीक है जी। इस तरह से ये पूरा 32 क्वेश्चन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से था। ठीक है, बीच बीच में कुछ और क्वेश्चन थे जो उससे रिलेटेड थे, आप एक बार पढ़ेंगे फिर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए, कतई एग्जाम टलने से इधर उधर मत होइएगा अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो। धन्यवाद सुनने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।